नमस्कार, आप सबका स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल में। आज हम जानेंगे मौर्य काल से संबंधित 90 प्लस इम्पोर्टेंट प्रश्न और उनके उत्तर। चाणक्य का अन्य नाम था, मतलब चाणक्य का जो असली अन्य दूसरा नाम था वो क्या नाम था? वो नाम था विष्णुगुप्त। ऑप्शन नंबर बी सही है। फिर आते हैं हम लोग अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न हम लोग का है, ये अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसकी तुलना मैकियावेली के प्रिंस से की जाती है? तो किसकी की जाती है? की जाती है कौटिल्य के अस्त्रशास्त्र की। कौटिल्य के अस्त्रशास्त्र की तुलना किससे की जाती है? मैकियावेली के प्रिंस से। अब आते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न जो है वो कौन सा है? अगला प्रश्न है तीसरा। तीसरा जो प्रश्न है वो प्रश्न है, कौन शासक वह शासक कौन था जिसने राज सिंहासन पर बैठने के लिए अपने बड़े भाई सुसीम की हत्या की थी? अशोक थे या अजातशत्रु थे या कनिष्क थे या सिमुक थे? तो इन्होंने इनमें से कौन थे? वो कौन थे? अशोक थे। फिर आते हैं अगले प्रश्न पे, जो कि है प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 है, निम्नलिखित में सम्राट अशोक की वह पत्नी कौन थी जिसने उसको प्रभावित किया था? चंडालिका या चारुलता या गौतमी या कारुआकी? तो कौन थी? कारुआकी। अब आते हैं प्रश्न नंबर 5 पे। प्रश्न नंबर 5 है, अशोक ने अपने सभी अभिलेखों में एक रूपता से किस प्राकृत का प्रयोग किया था? अशोक ने अपने सभी अभिलेखों में एक रूपता से किस प्राकृत का उपयोग किया था? किसका किया था? अर्धमागधी या शौरसेनी या मागधी या अंगिका? तो किसके किए थे? अर्धमागधी। ठीक है। अब आते हैं हम लोग अगले प्रश्न पे, जो कि है प्रश्न नंबर 6। बिंदुसार ने विद्रोहियों को कुचलने के लिए अशोक को कहाँ भेजा था? बिंदुसार ने विद्रोहियों को कुचलने के लिए अशोक को कहाँ भेजा था? तो कहाँ भेजे थे? तक्षशिला। ऑप्शन नंबर बी सही है। फिर आते हैं हम लोग अगले प्रश्न पे, प्रश्न नंबर 7। प्रश्न नंबर 7 जो है वो है, निम्नलिखित में से वह व्यक्ति कौन है जिसका जिसका नाम देवान प्यादशी भी था? देवान प्यादशी किसका नाम था? अशोक का या चंद्रगुप्त का या गौतम बुद्ध का या महावीर का? तो उनका नाम, किनका नाम था ये? देवान प्यादशी किसका नाम था? अशोक का। अब आते हैं हम लोग अगले प्रश्न पे, जो कि है प्रश्न नंबर 8। निम्नलिखित में से प्राचीनतम राजवंश कौन सा है? तो कौन राजवंश है प्राचीनतम? मौर्य। फिर आते हैं हम लोग अगले प्रश्न पे, जो कि है प्रश्न नंबर 9। कौटिल्य। कौटिल्य या चाणक्य किसका प्रधानमंत्री था? चंद्रगुप्त द्वितीय का या चंद्रगुप्त मौर्य का या अशोक का या अजात शत्रु का? तो किसके वो प्रधानमंत्री था? वो था चंद्रगुप्त मौर्य का। ऑप्शन 2 सही है। फिर आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि है प्रश्न नंबर 10। कलिंग विजय के उपरांत अशोक महान ने निम्नलिखित में से किस धर्म को अंगीकार कर लिया था? कलिंग विजय के उपरांत अशोक महान ने निम्नलिखित में से किस धर्म को अंगीकार कर लिया था? तो ऑप्शन ये है, जुडिज्म या है बौद्ध या है हिंदू या है जैन। इसका क्या था? वो क्या थे? बौद्ध का। ठीक है। अब आते हैं हम लोग अगले प्रश्न पे, प्रश्न नंबर 11। चंद्रगुप्त के शासन विस्तार में किसने मुख्य रूप से मदद की थी? सुद्धोधन ने या उमागुप्त ने या चाणक्य ने या शूद्रक ने? तो किसने मुख्य रूप से मदद की थी इनकी? वो किए थे चाणक्य ने। ठीक है, ऑप्शन सी। अब आते हैं हम लोग अगला प्रश्न पे, सांची किस कला व मूर्ति कला का निरूपण करता है? सांची किस कला व मूर्ति कला का निरूपण करता है? बौद्ध। बौद्ध कला का निरूपण क्या करता है? सांची। ठीक है। अब आते हैं हम लोग अगले प्रश्न पे, प्रश्न नंबर 13 पे आते हैं हम लोग। 12 हो गया, प्रश्न नंबर 13। प्रश्न नंबर 13 क्या है? प्राचीन भारत का वह प्रसिद्ध शासक जिसने अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म को अपनाया, वो कौन सा शासक थे जिन्होंने अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म को अपनाए थे? चंद्रगुप्त मौर्य। प्रथम ऑप्शन सही है। अब आते हैं प्रश्न नंबर 14 या 14 पे, मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? तो मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? चंद्रगुप्त मौर्य ने। फिर आते हैं हम लोग प्रश्न नंबर 15। मौर्य साम्राज्य में प्रचलित मुद्रा का नाम क्या था? मौर्य साम्राज्य में प्रचलित मुद्रा का नाम क्या था? पर्ण था या तोल था या काकड़ी था या दिनार थे? तो क्या था? वो था पर्ण। अब आते हैं हम लोग अगले प्रश्न पे, प्रश्न नंबर 16। निम्नलिखित में से कौन मौर्य वंश का शासक नहीं है? निम्नलिखित में से कौन मौर्य वंश का शासक नहीं है? अजात शत्रु या चंद्रगुप्त मौर्य या अशोक या बिंदुसार? तो कौन नहीं है? वह अजात शत्रु नहीं है। ठीक है। अब आते हैं प्रश्न नंबर 17 पे, निम्नलिखित में से अशोक का उत्तराधिकारी कौन था? अशोक का उत्तराधिकारी कौन था? कुणाल थे या बिंदुसार या राहुल या इनमें से कोई नहीं? तो कौन था वो उनका उत्तराधिकारी? कुणाल। ठीक है। अब आते हैं प्रश्न नंबर 18। प्रश्न नंबर 18 है, मुद्रा राक्षस का लेखक निम्न में से कौन है? मुद्रा राक्षस के लेखक को पूछा गया है। मुद्रा राक्षस के लेखक का नाम पूछा है। तो कौन है? अश्वघोष है या विशाख दत्त है या कालिदास है या भास है? तो कौन है? यह है विशाख दत्त। ऑप्शन बी। अब आते हैं हम लोग अगले प्रश्न में, प्रश्न नंबर 19। प्रश्न नंबर 19 है, विशाख दत्त की प्राचीन भारतीय नाटक मुद्रा राक्षस की विषय वस्तु है प्राचीन हिंदू जनश्रुति के देवताओं और राक्षसों के बीच संघर्ष के बारे में, या एक आर्य राजकुमार और एक कलिलाई एक एक आर्य राजकुमार और एक एक कलिलाई महिला की प्रेम कथा के बारे में, या दो आर्य कबीलों के बीच संघर्ष की सत्ता की कथा के बारे में, चंद्रगुप्त मौर्य के समय में राज दरबार की दुर्लभ संगियों के बारे में? तो मुद्रा राक्षस जो है वो किस विषय पे है? जो मुद्रा राक्षस भारतीय नाटक है, प्राचीन भारतीय नाटक, वो इनमें से किस विषय पे है? तो है किस पे? चंद्रगुप्त मौर्य के समय में राज दरबार में दुर्भिसंधियों के बारे में।
अब आते हैं प्रश्न नंबर 20 पे। अगला प्रश्न है मालवा, गुजरात और महाराष्ट्र किस शासक ने पहली बार जीता था? गुजरात, मालवा और महाराष्ट्र किस शासक ने पहली बार जीता था? वो जीते थे चंद्रगुप्त मौर्य ने। ठीक है, अब आते हैं हम लोग अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न नंबर कौन सा है? 21। प्रश्न नंबर 21। प्रश्न नंबर 21 क्या है? किसने सहिष्णुता, उदारता और करुणा के त्रिविध आधार पर राजवंश की स्थापना की थी? अशोक, अकबर, रणजीत सिंह या शिवाजी? तो किसने की थी? वो किए थे अशोक ने। अब आते हैं प्रश्न नंबर 22। प्रश्न नंबर 22 नीचे होगा। निम्नलिखित किस शहर में अशोक के शिलालेख नहीं है? किसमें नहीं है? पाटलिपुत्र में, बाकी सब में है। अब आते हैं प्रश्न नंबर 23। अर्थशास्त्र का लेखक समकालीन था अशोक के या चंद्रगुप्त के या चंद्रगुप्त विक्रमादित्य का या समुद्रगुप्त का? तो जो अर्थशास्त्र के लेखक थे वो किसके समकालीन था? इन चारों में से किसके था समकालीन था? तो समकालीन थे चंद्रगुप्त के। ऑप्शन बी विल बी राइट आंसर। फिर है नेक्स्ट क्या है? 24 नंबर। नंद वंश के पश्चात मगध पर किस राजवंश ने शासन किया? नंद वंश के पश्चात मगध पर किस राजवंश ने शासन किया? मौर्य, यशुंग या गुप्त या कुषाण? तो कौन किया था? मौर्य वंश ने। अब आते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है 25। मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र था? वैशाली, नालंदा, तक्षशिला या उज्जैन? तो कौन सा था? तक्षशिला। मौर्य काल में कौन सा था? तक्षशिला। अब आते हैं हम लोग प्रश्न नंबर 26 पे। प्रश्न नंबर 26 क्या है? प्रश्न नंबर 26 है मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम क्या है? अर्थशास्त्र, ऋग्वेद, पुराण या दंडिका? तो क्या नाम है? दंडिका। ऑप्शन डी सही है। फिर आते हैं अगले प्रश्न पे। फिर है जिसके ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन हुआ है? भाष या शूद्रक या विशाखदत्त या अशोकघोष? जिसके ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन हुआ है वो कौन सा है? इन चारों में भाष या शूद्रक या विशाखदत्त या अशोकघोष? कौन सा है? विशाखदत्त। ठीक है, फिर आते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न कौन सा है? प्रश्न नंबर 28। ये है प्रश्न नंबर 28। वह स्रोत जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन उपलब्ध है वह है दिव्यावदान या है अर्थशास्त्र या है इंडिका या है अशोक के शिलालेख? तो क्या है सही ऑप्शन? इंडिका। ठीक है, पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन किस स्रोत के उसमें हुआ है? तो कौन सा? इंडिका। ठीक है, अब आते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 29। अशोक के शिलालेख का प्रयुक्त भाषा है? अशोक के शिलालेख में प्रयुक्त भाषा कौन सा है? संस्कृत है या प्राकृत है या पाली है या हिंदी है? तो कौन सा है? प्राकृत भाषा। अशोक के शिलालेख में प्राकृत भाषा का है। फिर है निम्नलिखित में किस मौर्य राजा ने दक्कन की विजय प्राप्त की थी? किस मौर्य राजा ने किसकी विजय प्राप्त की थी? दक्कन की। अशोक या चंद्रगुप्त या बिंदुसार या कुणाल? तो कौन हासिल किया था? चंद्रगुप्त ने। फिर आते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न कौन सा है? प्रश्न नंबर 31। ठीक है, 31 किधर है? इधर है। फिर मेगास्थनीज। प्रश्न नंबर 31 है मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को कितनी श्रेणियों में विभाजित किया था? पहला ऑप्शन है 4, फिर 5, फिर 6, फिर 7। तो किसमें विभाजित किया था? 7 में, 7 श्रेणियों में। अगले प्रश्न पे आते हैं प्रश्न नंबर 32। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया है? आर्थिक जीवन पे या राजनीतिक जीवन पे या धार्मिक जीवन पे या सामाजिक जीवन पे? किस पे डाला गया है? राजनीतिक नीतियों पे। ठीक है, अब आते हैं अगले प्रश्न पे। प्रश्न नंबर 33 फिर है। प्रश्न नंबर 33 क्या है? निम्न में से कौन सा क्षेत्र अशोक के साम्राज्य में सम्मिलित नहीं था? निम्नलिखित में से कौन सा अशोक के साम्राज्य में सम्मिलित नहीं था? तो कौन सा नहीं सम्मिलित था? पहला ऑप्शन है अफगानिस्तान, फिर बिहार, फिर श्रीलंका और कलिंग। ये 3 थे, लेकिन ये श्रीलंका जो है ये सम्मिलित नहीं था। फिर आते हैं हम लोग प्रश्न नंबर 34 पे। प्रश्न नंबर 34 कहाँ गई? ये है प्रश्न नंबर 34। फिर है पाटलिपुत्र को किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाई? पाटलिपुत्र को किसने क्या बनाया? अपनी सर्वप्रथम क्या बनाया? राजधानी। ठीक है, पाटलिपुत्र को किसने अपना सर्वप्रथम राजधानी बनाया? तो कौन बनाया था? चंद्रगुप्त मौर्य ने। पहला ऑप्शन सही है। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट प्रश्न में। नेक्स्ट प्रश्न क्या है? यह है 35 नंबर प्रश्न। 35 नंबर प्रश्न है पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल मुख्यतः बना है किसका? ईंटों का, पत्थर का, लकड़ी का या मिट्टी का? तो किसका बना है? लकड़ी का। ऑप्शन सी सही ऑप्शन सही है। फिर आते हैं प्रश्न नंबर 36 पे। ठीक है, प्रश्न नंबर 36 है बराबर या जहानाबाद जिला की गुफाओं का उपयोग किसने आश्रय गृह के रूप में किया था? ठीक है, ये बराबर जो है इसका जहानाबाद जिला जो है उसमें गुफाओं का उपयोग किसने आश्रय गृह के रूप में किया था? आश्रय गृह के रूप में किया था। आजीविकों ने या थारुओं ने या जैनों ने या तांत्रिकों ने? कौन ने किया था? आजीविकों ने। अब आते हैं प्रश्न नंबर 37। किस अभिलेख से यह साबित होता है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिम भारत तक फैला हुआ था? किस अभिलेख से यह साबित होता है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिम भारत तक फैला हुआ था? कलिंग अभिलेख या अशोक का गिरनार अभिलेख या रुद्रमन का जूनागढ़ अभिलेख या अशोक का शोपारा अभिलेख? इन चारों में से कौन सा ऑप्शन सही है? तो है रुद्रमन का जूनागढ़ अभिलेख। ऑप्शन सी सही ऑप्शन है। ठीक है, अब आते हैं हम लोग अगले प्रश्न पे। प्रश्न है केवल वह स्तंभ जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया है
वो है मस्की का लघु स्तंभ, या है रमिनदेई स्तंभ, या है केन स्तंभ, या है बाबू स्तंभ। तो इन सब में कौन सा स्तंभ है जिसमें स्वयं अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया है? तो कौन है वो है बाबू स्तंभ। अब आते हैं प्रश्न नंबर 39 पे। प्रश्न नंबर 39 है, ये है एक तरह से सीधा सीधा इसको मिलाना है। ठीक है, सभी सूचियों में नीचे दिए कूट को सही से कूट वाला ऑप्शन नहीं, इसमें सीधे सम्मिलित करना है। ठीक है, तो ये एक दूसरे से संबंधित जो है उनको मिलान करना है। ठीक है, तो ये पहला है चंद्रगुप्त। चंद्रगुप्त क्या है? इनसे संबंधित है, वो है सैंड्रो कोर्ट से। फिर बिंदुसार, बिंदुसार किससे संबंधित है? वो है अमित्र घात से। फिर तीसरा है चाणक्य, चौथा है तीसरा है अशोक। अशोक किससे संबंधित है? अशोक है प्रियदर्शी से। फिर ये प्रिय नहीं, प्रिय होना चाहिए, प्रियदर्शी है। फिर है अगला चाणक्य। चाणक्य किससे संबंधित है? चाणक्य नाम ही है विष्णुगुप्त। फिर अगला प्रश्न पे आते हैं, प्रश्न नंबर 40। प्रथम भारतीय साम्राज्य स्थापित किया गया था कनिष्क द्वारा। प्रथम भारतीय साम्राज्य स्थापित किया गया था कनिष्क द्वारा, हर्ष द्वारा, चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा या समुद्रगुप्त द्वारा। तो किसके द्वारा किया गया था? ये किया गया था चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा। ठीक है, अब आते हैं प्रश्न नंबर 41। प्रश्न नंबर 41 क्या कह रहा है? उत्तरांचल, उत्तरांचल में अशोक का एक शिलालेख स्थित है। अशोक का एक शिलालेख स्थित है उत्तरांचल में। उत्तरांचल में कहाँ? देवप्रयाग में, या कालसी में, या केदारनाथ में, या ऋषिकेश में। तो कहाँ पे स्थित है? वो है कालसी में। ऑप्शन बी सही आंसर है। फिर आते हैं हम लोग नेक्स्ट प्रश्न में। ये प्रश्न है, सांची का स्तूप किसने बनवाया था? यहाँ पे किसकी बात हुई? सांची का स्तूप। सांची का स्तूप था, किसने बनवाया था? अशोक ने, या गौतम बुद्ध ने, या चंद्रगुप्त ने, या खरगोन ने। तो किसने बनवाया था? ये सांची का जो स्तूप था वो बनवाए थे अशोक ने। ठीक है, अशोक। फिर आते हैं हम लोग प्रश्न अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है प्रश्न 43। ठीक है, इस प्रश्न में है, अशोक के शिलालेखों को पढ़ने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था? अशोक के जो शिलालेख थे उनको पढ़ने वाला प्रथम जो अंग्रेज था वो कौन था? ठीक है, इसमें ऑप्शन है जॉन टावर, या है हैरी स्मिथ, या है चार्ल्स मेटकॉफ, या है जेम्स प्रिंसेप। तो कौन थे ये? इनको कौन पढ़े थे? ये थे जेम्स प्रिंसेप। ठीक है, फिर है अगला प्रश्न, कलिंग युद्ध की विजय तथा क्षत्रियों का वर्णन अशोक के किस शिलालेख में मिलता है? कलिंग युद्ध और क्षत्रियों का वर्णन क्या है? वर्णन अशोक के किस शिलालेख में मिलता है? शिलालेख 1, 2 या 12 या 13, किसमें इसका उल्लेख मिलता है? तो मिलता है किसमें उल्लेख? ऑप्शन डी अशोक शिलालेख 13 में। ठीक है, अब आते हैं हम लोग अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है प्रसिद्ध यूनानी राजदूत मेगास्थनीज भारत में किसके दरबार में आए थे? अशोक, हर्षवर्धन, या चंद्रगुप्त मौर्य, या हेमू। तो किसके दरबार में आए थे? वो आए थे चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में। फिर आते हैं हम लोग अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 46। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को कब पराजित किया था? किसको? सेल्यूकस को कब पराजित किया था? चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को कब पराजित किया था? वो किए थे 305 ईसा पूर्व में। ठीक है, 305 ईसा पूर्व में। अब आते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 47। निम्नलिखित में से कौन सा राजा प्राय जनता के संपर्क में रहता था? कौन सा राजा ऐसा था जो जनता के संपर्क में रहता था? चंद्रगुप्त मौर्य, या अशोक, या चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, या बिंदुसार। तो कौन ऐसा था? वो थे अशोक। ठीक है, अब आते हैं हम लोग प्रश्न नंबर 48 पे। फिर अशोक ने 261 ईस्वी पूर्व में कलिंग को जीतने के बाद क्या किया? अपने राज्य की सीमा बढ़ाई, या विश्व विजय के लिए निकल पड़ा, या भारी रक्तपात देकर युद्ध की नीति को सदा के लिए त्याग दिया, या है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्या किए थे वो? भारी रक्तपात देकर युद्ध की नीति को सदा के लिए त्याग दिया था। अब आते हैं हम लोग अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न हम लोग का कौन है? प्रश्न है, अशोक के अधिकांश अभिलेख किस भाषा व लिपि में है? प्राकृत व ब्राह्मणी, या संस्कृत व ब्राह्मणी, या पाली व ब्राह्मणी में से कोई नहीं। तो कौन सी भाषा में है? प्राकृत या व ब्राह्मणी। ठीक है, अब आते हैं प्रश्न नंबर 50। प्रश्न नंबर 50 क्या है? किस ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य के लिए वृषल या निम्नकुल शब्द का प्रयोग किया गया है? किस ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य के लिए वृषल या निम्नकुल शब्द का प्रयोग किया गया? ब्राह्मण साहित्य, या जैन साहित्य, या है मुद्रा राक्षस, या है बौद्ध ग्रंथ। किसमें? मुद्रा राक्षस में। ठीक है, अब आते हैं हम लोग प्रश्न नंबर 51। ये है प्रश्न नंबर 51। प्रश्न नंबर 51 क्या है? मौर्य नरेश के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? उन्होंने विकास किया था। ठीक है, इसमें कौन सा कथन सही है? संस्कृत कला साहित्य का, सोने के सिक्के का, या प्रांतीय विभाजन, या हिंदू कुश तक साम्राज्य। इसमें से कौन कौन सी चीजों उन्होंने किया था? तो केवल एक सही है, या केवल दूसरा वाला ऑप्शन सही है, या दूसरा कथन सही है, या केवल पहला दूसरा तीसरा तीनों सही है, या पहला और तीसरा और चौथा सही है? तो इसमें जो वो है उनके जो सत्य कथन जो लिखे गए हैं वो है, उन्होंने क्या क्या किया था? विकास किया था उन्होंने संस्कृत कला और साहित्य का, प्रांतीय विभाजन का, और किसका? हिंदू कुश तक साम्राज्य। ये सब कौन किया था? सब किए थे मौर्य नरेश। फिर आते हैं अगले प्रश्न। इसमें कौन सा ऑप्शन सही है? ये डी। ठीक है, अब आते हैं अगले प्रश्न पे। कथन एक, अशोक ने कलिंग को मौर्य साम्राज्य में जोड़ लिया था। दूसरा कथन क्या है? कलिंग दक्षिण भारत को आने वाले स्थलीय एवं समुद्री मार्गों को नियंत्रित करता था। ठीक है, तो इन दोनों में लिखा। फिर अगला है ऑप्शन ए आर दोनों सही है, आर ए का सही व्याख्या करता है। फिर दूसरा है ए और आर दोनों सही तो हैं तथा ए आर की व्याख्या नहीं, आर ए की व्याख्या नहीं करता है। फिर है ए सही है किंतु आर गलत, फिर है ए गलत किंतु आर सही। तो इसमें जो ऑप्शन नंबर ए है, क्योंकि दोनों बातें तो सही हैं, और जो आर है वो ए की व्याख्या करता है। ठीक है, अब आते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न क्या कहता है, क्या कह रहा है? अगला प्रश्न है, अशोक के जो शिलालेख संगम राज्य के बारे में हमें बताते हैं, किसके? संगम राज्य के बारे में बताते हैं, उनमें शामिल है पहला व 10वां, पहला व 11वां, या दूसरा या 13वां, या दूसरा या 14वां। तो कौन है? वो है दूसरा व 14वां। ये ऑप्शन सही है। इसी दूसरा एवं 13वें शिलालेख में क्या मिलता है? संगम राज्य के बारे में, संगम राज्य के बारे में बताते हैं। ठीक है, फिर अगला प्रश्न, कथन एक है, अशोक के राज्यादेशों के अनुसार धार्मिक निष्ठा की अपेक्षा जनता के मध्य सामाजिक समरसता
अधिक महत्वपूर्ण थी। कथन दूसरा क्या है? उसने धर्म संवर्धन के स्थान पर समता के विचारों का प्रसार किया। अब ये दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या करता है। ठीक है, फिर है आर ए और आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। फिर अगला है ए सही है किंतु आर गलत, फिर है ए गलत है किंतु आर सही है। तो इसमें जो ऑप्शन ए है वो सही है, यानी कि दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या करता है। ठीक है, अब आते हैं प्रश्न नंबर 55 पे। निम्नलिखित में से किस राज्यादेश में अशोक के व्यक्तिगत नाम निम्नलिखित में से किस राज्यादेश में अशोक के व्यक्तिगत नाम अर्थात अशोक का उल्लेख मिलता है? कालसी में या रश्मिदेई में, कालसी में या रमिनदेई में या विशिष्ट कलिंग राज्यादेश या मास्की? तो किसमें मिलता है? मास्की में, मास्की राज्यादेश में। फिर अगला प्रश्न, निम्नलिखित वक्तव्यों में कौन सा एक वक्तव्य अशोक के प्रस्तर स्तंभों के बारे में गलत है? ठीक है, गलत की बात कही गई यहाँ पे। फिर है इन पर बढ़िया पॉलिश है, ये अखंड है। फिर है स्तंभों का सड़ शुड्डाकार है। फिर है ये स्थापत्य संरचना के भाग हैं। तो इनमें से क्या सही है? कौन सा वक्तव्य अशोक के प्रस्तर स्तंभों के बारे में गलत है? तो गलत कौन सा है? ये स्थापत्य रचना के भाग हैं, ये वाला चीज गलत है। ठीक है, अब आते हैं हम लोग प्रश्न नंबर 57। प्रश्न नंबर 57 क्या है? श्रीनगर की स्थापना किस मौर्य शासक ने की थी? किसकी? श्रीनगर की स्थापना किस मौर्य शासक ने की थी? अशोक, बिंदुसार, चंद्रगुप्त या दशरथ? तो किसने की थी? अशोक ने। फिर आते हैं प्रश्न नंबर 58 पे। प्रश्न नंबर 58 है सूची एक को दूसरे से मिलाना है। ठीक है, फिर है उत्तरापथ, फिर है दक्षिणापथ, फिर है अवंती राज, फिर है प्राची। ठीक है, तो जो उत्तरापथ है वो क्या है? वो किससे मिलता? प्रांत जो है किससे? उसकी राजधानी क्या थी? तक्षशिला। फिर दक्षिणापथ की स्वर्णगिरी। फिर क्या थी? अवंती राज की उज्जैनी। फिर क्या थी? प्राची की क्या थी? प्राची की थी पाटलिपुत्र। फिर आते हैं प्रश्न नंबर 59 पे। प्रश्न नंबर 59, किस ग्रंथ में शूद्रों के लिए आर्य शब्द का प्रयोग हुआ है? किस ग्रंथ में शूद्रों के लिए आर्य शब्द का प्रयोग हुआ है? अर्थशास्त्र में या मुद्रा राक्षस में या अष्टाध्यायी में या बृहत कथामंजरी में? तो किसमें हुआ था? अर्थशास्त्र में। फिर आते हैं हम लोग प्रश्न नंबर 60। अशोक ने अपने राज्याभिषेक के चौथे वर्ष में निगोध अशोक ने अपने राज्याभिषेक के चौथे वर्ष में निग्रोध के प्रभाव से प्रभावित होकर किससे बौद्ध धर्म की दीक्षा ली थी? किससे बौद्ध धर्म की दीक्षा लिए थे? वो नागार्जुन से या निग्रोध से या उपगुप्त से या इनमें से कोई नहीं। तो किससे लिए थे? वो लिए थे उपगुप्त से। अब आते हैं प्रश्न नंबर 61। प्रश्न नंबर 61 ने पाटलिपुत्र को पोलिब्रोध कहा? मेगास्थनीज या स्टैम्बो या है प्लूटार्क या है एरियन? तो किसने कहा था? वो कहा था मेगास्थनीज ने। ठीक है, अब आते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न कौन सा है? अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 62। मौर्य काल में एग्रोनोमाई किसे कहा जाता था? क्या? एग्रोनोमाई भवन निर्माण अधिकारी या सड़क निर्माण अधिकारी या कृषि विभाग का अधिकारी या माप तौल का अधिकारी? तो किसे कहा जाता था? सड़क निर्माण अधिकारी को। फिर आते हैं हम लोग प्रश्न नंबर 63 पे। प्रश्न नंबर 63 क्या है? मौर्य काल में गुप्तचरों को क्या कहा जाता था? गूढ़ पुरुष या गुप्तचर या संस्था एवं संचार या खोजी? तो क्या कहा जाता था उनको कहा जाता था गूढ़ पुरुष। ठीक है, पहला ऑप्शन सही है। फिर आते हैं हम लोग प्रश्न 64 पे। ठीक है, किस श्रीलंकाई शासक ने अपने आप को मौर्य सम्राट अशोक के आदर्शों के अनुरूप ढालने की कोशिश की थी? किसके? अशोक के आदर्शों के अनुरूप। कौन श्रीलंकाई शासक? कौन से श्रीलंकाई शासक थे जिसने अपने आप को मौर्य सम्राट अशोक के आदर्शों के अनुरूप ढालने की कोशिश की थी? महाबली या वीर सिंह या तिष्क या राणा सिंह? तो किसने किया था ऐसा? तिष्क ने। ऑप्शन सी सही है। फिर आते हैं अगले प्रश्न पे। किस जैन ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य के जैन धर्म अपनाने का उल्लेख हुआ? किसके? चंद्रगुप्त मौर्य के जैन धर्म अपनाने का उल्लेख किस जैन ग्रंथ में हुआ है? पूर्व या परिशिष्ट परवन या अंग या उपांग? तो किसमें हुआ है? मिला है परिशिष्ट परवन में। अगला प्रश्न है 66। किस महीने से मौर्यों का राजकीय वर्ष आरंभ होता था? फाल्गुन, आषाढ़, ज्येष्ठ या पौष माघ? तो किसमें क्या होता था? किस महीने में मौर्यों के राजकीय वर्ष का आरंभ? ठीक है, तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है आषाढ़ अर्थात जुलाई से। फिर आते हैं हम लोग अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न कौन सा है? प्रश्न नंबर 67। निम्नलिखित में से किस दक्षिण भारतीय जातियों का उल्लेख अशोक के शिलालेख में किया गया है? किन निम्नलिखित में से किन किन दक्षिण भारतीय जातियों का उल्लेख अशोक के शिलालेख में किया गया है? चोल, पल्लो या पांड्यन या सत्यपुत्र या है केरल पुत्र या है विष्णुगुप्त? तो इनमें से कौन कौन सा है जिन जातियों का उल्लेख अशोक के शिलालेख में मिला है? हाँ, तो पहला है चोल का मिला है, फिर मिला है पांड्यन का, फिर है सत्यन पुत्र का, फिर है केरल पुत्र का। ठीक है, तो इसमें जो ये ऑप्शन होगा जिसमें 1, 3 और 4 और 5 होगा वही सही होगा। ये चारों सही है। ये होगा चोल, पांड्य, फिर है सतीय पुत्र, फिर होगा
केरल पुत्र, यही पांचों हैं इसमें से। तो इसमें कौन सा ऑप्शन है? 1 3 4 5, 1 3 4 5, ये है 1 3 4। ठीक है, तो आंसर का कौन सा ऑप्शन सही है? नहीं, ये नहीं, इसमें से देखना पड़ेगा 1 3 4 5, ये ऑप्शन सही है। फिर अशोक के बारे में जानने के लिए सबसे महत्वपूर्ण स्रोत क्या है? आत्ममुद्रा या शिलालेख या यूनानी लेख या बौद्ध साहित्य? तो जो उनको जानना है तो उसमें सबसे महत्वपूर्ण स्रोत कौन सा होगा? शिलालेख, उनके जो शिलालेख है। फिर है अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 69, अशोक के काल में कौन सी लिपि दक्षिण भारत में प्रवर्तित हुई थी? अशोक के काल में कौन सी लिपि दक्षिण भारत में प्रवर्तित हुई थी? ब्राह्मणी या अरमाइक या खरोष्टी या यूनानी? तो इनमें से कौन सी दक्षिण भारत में प्रवर्तित हुई थी? वो थी ब्राह्मणी। फिर अगला, अशोक का अभिलेख भारतीय उपमहाद्वीप के बाहर भी पाया गया, निम्नलिखित में से किस देश में पाया गया? अफगानिस्तान, चीन या बर्मा या नेपाल? तो किसमें पाया गया था? अफगानिस्तान में। अत्यंत पॉलिश किए गए एकास्म अशोक स्तंभ जिस पांडु रंजित बालुकास्म के एकल टुकड़ों में तछित किए गए उसे साधारणतः कहाँ की खदानों से निकाला गया? मिर्जापुर के समीप चुनार से, या मतलब लौरिया नंदनगढ़, या वाराणसी के समीप सारनाथ, या भुवनेश्वर के समीप उदयगिरी? तो कहां से निकाला गया था? मिर्जापुर के समीप चुनार से। ठीक है, अगला है भारतीय लिखने की कला नहीं जानते, यह किसकी उक्ति है? कौटिल्य की, या प्लिनी, या प्लूटार्क, या मेगास्थनीज? किनकी है? मेगास्थनीज की उक्ति। उक्ति मतलब कथन, किनकी उक्ति है? यह है मेगास्थनीज की उक्ति की भारतीय लिखने की कला नहीं जानते। फिर आते हैं अगले प्रश्न पे, किस मौर्य सम्राट ने एक विदेशी राजा सीरिया के एंटियोकस प्रथम से अंजीर, शराब और दार्शनिक को भारत भेजने का आग्रह किया था? तो कौन थे? किया था चंद्रगुप्त ने, बिंदुसार ने, अशोक ने, कौन क्या था? बिंदुसार ने। फिर आते हैं प्रश्न नंबर 74, हाँ प्रश्न 74 नहीं चाहिए। अशोक द्वारा कलिंग पर चढ़ाई की जानकारी के लिए कौन सबसे महत्वपूर्ण स्रोत है? अशोक द्वारा कलिंग पर चढ़ाई की जानकारी के लिए कौन सा सबसे महत्वपूर्ण स्रोत है? महावंश, या है दिव्य वरदान, या है 13वां बृहद शिलालेख, या है 7वां स्तंभ अभिलेख? तो कलिंग, अशोक द्वारा कलिंग पर चढ़ाई की जानकारी के लिए कौन सबसे महत्वपूर्ण स्रोत है? तो कौन है इन चारों में? वो है 13वां बृहद शिलालेख। अब आते हैं 75 पे। 75 क्या है? बिंदुसार की मृत्यु के समय अशोक किस प्रांत का गवर्नर था? तो कहाँ के थे वो? थे उज्जैन के, उज्जैन प्रांत के गवर्नर थे वो। अब आते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 76, किस शिलालेख में अशोक ने घोषणा की कि सारी प्रजा मेरी संतान है? पृथक कलिंग शिलालेख में, या दूसरा बृहद शिलालेख, या पांचवा बृहद शिलालेख, या बराबर गुलालेख में, गुहालेख में, या बराबर गुहालेख में? किसने क्या किया था? किस शिलालेख में अशोक ने घोषणा की कि सारी प्रजा मेरी संतान है? किसमें किए थे? कलिंग, ये किसमें किए थे? पृथक, किसमें किए थे? पृथक कलिंग शिलालेख में। अब आते हैं प्रश्न नंबर 77, कौन सी घोषणा युद्ध और हिंसा के प्रति अशोक के आंतरिक दुख को स्पष्ट करता है? गिरनार शिलालेख, या मनसेहरा शिलालेख, या है पांचवा बृहद शिलालेख, या कलिंग का पृथक शिलालेख? तो कौन सा है वो? कलिंग का पृथक शिलालेख। आते हैं 78 प्रश्न पे, किस शिलालेख में अशोक ने यह घोषणा अंकित की, किसी भी समय चाहे मैं खाता रहूं या रानी के साथ विश्राम करता रहूं, या मैं अपने अंतशाला में रहूं, मैं जहां भी रहूं मेरे माते मुझे सार्वजनिक कार्य के लिए संपर्क कर सकते हैं? दूसरे शिलालेख में, या चौथे में, या पांचवें में, या छठवें में? किसमें उन्होंने ये बात कही थी? तो उन्होंने किसमें कही थी? छठवें शिलालेख में बात, मैं कहीं भी रहूं मुझे सार्वजनिक कार्य के लिए संपर्क कर सकते हैं। फिर अगला प्रश्न है 79, निम्नलिखित में से कौन अवरोही क्रम में मौर्य प्रशासन के अधिकारियों का नाम है? अवरोही क्रम में। तो इन ऑप्शन में कौन सा सही है? प्रादेशिक, राजू, या युक्तक? फिर उसके साथ ये अगला फिर जो क्रम है वो है राजू, फिर है युक्तक, फिर है प्रादेशिक, फिर है प्रादेशिक युक्तक राजू, फिर है युक्तक प्रादेशिक, फिर है राजू। इसमें जो प्रथम ऑप्शन है प्रादेशिक राजू युक्तक, ये सही है। ठीक है, ये अवरोही क्रम है मौर्य प्रशासन के अधिकारियों का नाम के हिसाब से। फिर है विष्टि है वैवाहिक अनुष्ठान, या बेगारी, या प्रांत, या जिला? तो क्या है वो है बेगारी, वृष्टि है। फिर आते हैं 81 पे। 81 है, मौर्य काल में सीता का तात्पर्य था एक देवी से, एक धार्मिक संप्रदाय से, राजकीय भूमि से प्राप्त आय को, या उशर भूमि को? तो किससे था तात्पर्य? राजकीय भूमि से प्राप्त आय को। फिर अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न, निम्नलिखित में मौर्य कला को सबसे अच्छा नमूना कौन है? निम्नलिखित में मौर्य कला का सबसे अच्छा नमूना क्या है? स्तंभ है, या स्तूप है, या गुफा निर्माण, या चैत्य है? क्या है इसमें? स्तंभ। अब आते हैं 83 पे। 83 प्रश्न क्या है, कहां से प्राप्त अभिलेखों से मौर्य काल में अकाल, सूखा जैसे देवी प्रकोप के समय राज्य द्वारा राहत कार्य किए जाने का विवरण मिलता है? तो किसमें मिलता है? महास्थान, या बांग्लादेश, सौगौड़ा उत्तर प्रदेश, या सौगौड़ा मक्सी, या महास्थान कालसी, या भाबरू सारनाथ? तो कहां पे मिलता है? ये मिलता है महास्थान और सौगौड़ा उत्तर प्रदेश में, पहला ऑप्शन सही है। फिर आते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, अशोक ने श्रीलंका में बौद्ध धर्म का प्रचार हेतु किसे भेजा? महेंद्र, या संघमित्रा, या दोनों को, या महारथित? तो किनको भेजा था? दोनों को भेजा था। इनको भेजा था, ऑप्शन नंबर ये सही है। ठीक है, ये जो ऑप्शन सी है ये सही है। अब आते हैं हम 85 पे। 85 प्रश्न है, अशोक के मनसेहरा एवं शहबाजगढ़ी से प्राप्त बृहद शिलालेखों में किस लिपि का प्रयोग किया गया था? किस लिपि का? खरोष्टी, या संस्कृत, या तमिल, या यूनानी? तो किसमें किस लिपि की प्राप्ति हुई थी? किस लिपि का प्रयोग किया गया था? खरोष्टी। फिर आते हैं 86 से, कहां से अशोक ने द्विभाषाई ग्रीक या आरामाइक अभिलेख प्राप्त हुए थे? कहां से अशोक के द्विभाषाई ग्रीक और आरामाइक अभिलेख प्राप्त हुए थे? सारिकुना, कंधार से, या मनसेहरा, या कालसी, या कलिंग से?
तो कहां से ये प्राप्त हुए थे? ये प्राप्त हुए थे सरेकुआ या कंधार से। फिर आते हैं 87 पे। प्रश्न नंबर 87 है, कौटिल्य द्वारा रचित अर्थशास्त्र कितने अधिकरणों में विभाजित है? 11, 12 या 14 या 15? तो कितने में विभाजित है? 15 में। फिर आते हैं अगले प्रश्न पे। अर्थशास्त्र में उल्लिखित सप्तांग में शामिल थे राजा, क्षेत्र, प्रशासन एवं कोष या संगीत, नृत्य, राग एवं मल्लयुद्ध। फिर अगला मैत्रीय असैन्य सेवक या अधीनस्थ मुद्रा निर्माण से संबंध कर्मचारी, यह राजकुमार, आचार्य, व्यापारी एवं साधु। तो किसका जो संयुग्म है वो सप्तांग में शामिल था, किसमें? अर्थशास्त्र में। तो ऑप्शन जो ए है, राजा, क्षेत्र, प्रशासन एवं कोष, ये सही है, ए उसमें शामिल थे। फिर है प्रश्न नंबर 89, ये है प्रश्न नंबर 89। अशोक का समकालीन तुर्मे कहाँ का राजा था? कहाँ का राजा था? वो तो मिस्र के राजा थे। फिर आते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, किसके शासनकाल में डायमेकस या डिमेकस भारत आया था? किसके शासनकाल में आया था? वो आया था बिंदुसार के शासनकाल में। ठीक है, ऑप्शन बी जो है वो सही है। फिर निम्नलिखित अभिलेखों में से किसमें अशोक का नामोल्लेख हुआ है? अशोक का नामोल्लेख हुआ है गुर्जर्रा में या अहरौला में? निम्नलिखित अभिलेखों में से किसमें अशोक का नामोल्लेख हुआ है? गुर्जर्रा में या अहरौरा में या ब्रह्मगिरी में या सारनाथ में? किसमें हुआ है? गुर्जर्रा में।